जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आपसे कोई कहे कि आप अपनी बात खुलकर नहीं कर सकते, आप अपनी पसंद का धर्म नहीं मान सकते, या आपके साथ कोई भेदभाव होने पर आप उसका विरोध नहीं कर सकते, तो क्या होगा? क्या संसद हमारे सभी अधिकार हमसे छीन सकती है? और आखिर क्यों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को हृदय और आत्मा कहा? दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं उन सभी शक्तियों के बारे में जो आम नागरिकों को भी सरकार के सामने मजबूती के साथ खड़ा होने के अधिकार प्रदान करती है। तो आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे मूल अधिकारों की। ठीक है। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 22 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 22 भाग देखने को मिलते हैं। 22 भाग के अलावा अनुच्छेद, कुल अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं तो कुल अनुच्छेदों की संख्या है 395 अनुच्छेद। तो 22 भाग और 395 अनुच्छेदों में से भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। ठीक है। मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। इससे हमें एक बात और पता चल रही है कि भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक पाए जाएंगे, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेद हमें भाग 3 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। यह बात आई होप समझ में आ रही होगी। तो हमने मूल अधिकारों की स्थिति का वर्णन किया। मूल अधिकारों की स्थिति भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन मौलिक अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम आई कहां से, तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम अगर आपसे कोई पूछ भी सकता है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम इंग्लैंड से आई। इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा का जिक्र इसमें आपको देखने को मिल सकता है। मैग्ना कार्टा का तात्पर्य है इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा यह मैग्ना कार्टा नाम से एक दस्तावेज जारी किया गया था। इस मैग्ना कार्टा नाम के दस्तावेज में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। कब किया गया था? 1215 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा। ठीक है। इसमें किस चीज का उल्लेख था? इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, जो कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों के लिखित दस्तावेज के बारे में वर्णन कर रहा था। ठीक है। मौलिक अधिकार, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसीलिए इसे भी भारत का हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। किसे? मूल अधिकारों का। ठीक है। हालांकि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार जो लिए गए वो कहां से लिए गए? वो लिए गए अमेरिका के बिल ऑफ राइट से। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है भारतीय संविधान के मूल अधिकार कहां से लिए गए, तो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स, अर्थात यूएसए से लिए गए। लेकिन मूल अधिकारों की सर्वप्रथम अवधारणा कहां से आई? तो 1215 ईस्वी में जॉन के द्वारा प्रतिपादित किया गया प्रथम दस्तावेज था, जिसे मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की कहीं भी परिभाषा का वर्णन नहीं किया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत देखेंगे तो आपको मौलिक अधिकारों की परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने मौलिक अधिकार तो पढ़ लिए, बट आपको मौलिक अधिकारों की परिभाषा नहीं पता, मौलिक अधिकार नहीं पता किसे कहते हैं, तो फिर आपने क्या पढ़ाई की? तो देखिए, जिस तरीके की मौलिक अधिकारों की प्रकृति है उसके बेस पर हमने एक परिभाषा निकाली है। वह परिभाषा क्या निकलती है मौलिक अधिकारों की? तो देखिए, मौलिक अधिकारों की परिभाषा वे अधिकार जो नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं तथा जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब नैतिक और भौतिक विकास से तात्पर्य, देखिए नैतिक विकास से तात्पर्य है आपका शैक्षणिक रूप से विकास हो। अगर नैतिक विकास की मैं बात करूं तो नैतिक विकास से तात्पर्य आपका शैक्षणिक रूप से विकास हो। अगर आप शैक्षणिक रूप से आपका विकास हुआ तो आप समाज का उत्थान कर सकते हैं, अपना उत्थान कर सकते हैं, अपने घर का उत्थान कर सकते हैं। शैक्षणिक विकास का तात्पर्य नैतिक विकास से। ठीक है। वहीं अगर आपके मौलिक विकास की बात की जाए, भौतिक विकास की अगर बात की जाए, तो भौतिक विकास से तात्पर्य है आपके किस तरीके के विकास से? ऐसे विकास से जिस विकास के फलस्वरूप आप रोटी, कपड़ा और मकान तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकें। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत अवधारणाएं, मूलभूत आवश्यकताओं तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।
इस तरीके के विकास को हम भौतिक विकास कहेंगे। तो ये दोनों विकास अगर आपके हो गए और इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अगर काम किया तो आपका बौद्धिक विकास समग्र रूप से हो जाएगा और आप गरिमामयपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी अति आवश्यक है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब भारत के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, भारत के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के अधिकार देखने को मिलते हैं, तो भारत में कुल 4 प्रकार के अधिकार आपको देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के अधिकार देखने को मिलते हैं? 4 प्रकार। ठीक है, 4 प्रकार के अधिकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक प्रकार के अधिकार मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार, इन्हें मूल अधिकार भी कहते हैं, अर्थात फंडामेंटल राइट। भाग 3 के अंतर्गत देखने को मिल रहे थे, अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिल रहे थे। कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए, लेकिन इनकी सर्वप्रथम अवधारणा आई कहाँ से? तो सर्वप्रथम अवधारणा मैग्ना कार्टा नाम का एक दस्तावेज था जो इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा सर्वप्रथम जारी किया गया था। कब किया गया था? 1215 ईस्वी में किया गया था। तो ये 3 से 4 प्रश्न आपके पिछली स्लाइड से ही तैयार हो गए। ठीक है, दूसरे नंबर के अधिकार जो आपको देखने को मिलेंगे संवैधानिक अधिकार, पहले मौलिक अधिकार, तीसरा अधिकार आपको देखने को मिलता है कानूनी अधिकार और चौथा अधिकार देखने को मिलता है मानवीय अधिकार। ये चारों प्रकार के अधिकार भारत के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। अब सर हमें तो पता ही नहीं था, हम तो समझ रहे थे कि मूल अधिकार ही हैं, हमें नहीं पता था इनके बारे में। तो इन सभी अधिकारों के बारे में हम आज जानेंगे। मूल अधिकारों के बारे में आपने अच्छे से जान लिया, बात करेंगे हम संवैधानिक अधिकार। देखिए अब संवैधानिक नाम आ गया तो संवैधानिक नाम आ गया, संविधान से तात्पर्य क्या है कि संविधान के अंतर्गत इनका कहीं ना कहीं वर्णन होगा, इसीलिए इन्हें संवैधानिक अधिकार कहा है। तो सर फिर मौलिक अधिकार भी तो संवैधानिक अधिकार हैं, इन्हें इनका भी तो वर्णन संविधान के अंतर्गत है, लेकिन मौलिक अधिकारों को संविधान के द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है, विशेष संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इन्हें हम अलग से पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा गया है। मूल अधिकार क्यों कहा गया? क्योंकि ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो आवश्यक है, जिनका सरकार पर क्या है दबाव रहता है इनकी पूर्ति करने के लिए। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकारों के हनन पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन दोनों की उपस्थिति किस में है? संविधान के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, लेकिन भाग 3 से बाहर किसी भी अन्य आर्टिकल में अगर पाए जा रहे हैं तो वो सभी अधिकार क्या कहे जाएंगे? संवैधानिक अधिकार। समझ में आया? भाग 3 के बाहर किसी भी अनुच्छेद में पाए जाने पर उन्हें संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। ठीक है, संविधान में वर्णित लेकिन भाग 3 से बाहर आप देख सकते हैं। उदाहरण संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301 ए, और ये अगर इसका भाग पूछ ले किस भाग के अंतर्गत पाया जाएगा तो भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार, जिसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये मूल अधिकार अर्थात आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत वर्णित नहीं है। हालांकि पहले यह वर्णित था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कौन से? 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31 को हटा करके कहाँ डाल दिए गए? भाग 12 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 300 ए में इन्हें डाल दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार पहले क्या हुआ करता था? मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इन्हें कहाँ डाल दिया गया? भाग 12 के अंतर्गत कहाँ डाल दिया गया? अनुच्छेद 300 ए में। ऐसा क्यों किया गया था? तो इसके पीछे की कहानी है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार जो मूल अधिकारों से बाहर लेकिन संविधान के अंतर्गत। आगे देखेंगे कानूनी या विधिक अधिकार। तो कानूनी या विधिक अधिकार हम किसे कहेंगे? देखिए कानूनी या विधिक अधिकार जो न तो मूल अधिकारों के अंतर्गत आएंगे, न ही संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत, लेकिन यह संसद या विधायिका के द्वारा एक कानून पारित किया जाएगा, वो कानून के अंतर्गत उनका वर्णन किया जाएगा, उसके अंतर्गत अगर आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? कानूनी या विधिक अधिकार। संविधान किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन संसद या विधायिका ने कोई एक कानून बना दिया कि आज से ये कानून पारित किया जाता है, इसको फॉलो करना है।
ठीक है। तो कानून के अंतर्गत वर्णित किए गए अधिकारों को हम क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार कहते हैं। यह किसकी देन है? यह संविधान की देन नहीं है। यह किसकी देन है? विधायिका या संसद की। तो देखिए, यह संसद या विधायिका के कानून की देन होती है, ठीक है। इसका उदाहरण, पहले मातृत्व अवकाश का अधिकार नहीं था, लेकिन कानून बना करके अब मैटरनिटी लीव दी जाने लगी है और यह आवश्यक भी था, ठीक है। यह संविधान में पहले इसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया था। अब बात करेंगे मानवीय अधिकार। मानवीय अधिकार क्या होते हैं? कि साहब, हम मनुष्य होने के नाते हमने जैसे जन्म लिया है तो हमें सभी कुछ प्राप्त कर लेने का अधिकार है। हमें सब कुछ चाहिए जो हमें प्राप्त होना चाहिए। हमें जॉब भी चाहिए, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, और हम किसी को मार सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इस तरीके के अधिकार व्यक्ति के पैदा होते ही जो प्राप्त होते हैं मनुष्य होने के नाते, ठीक है, उन सभी अधिकारों को हम क्या कहेंगे? मानवीय अधिकार। लेकिन यह असीमित नहीं है, मतलब ये सीमित है। सीमित का तात्पर्य क्या है? कि अगर आप असीमित कर दिए तो आप किसी को भी मारोगे, क्योंकि आप कहोगे मुझे तो कुछ भी करने का अधिकार है। ऐसे अधिकार नहीं है। इन पर एक युक्ति युक्त क्या लगाए गए? प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है, कि आप कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है ना। तो मानवीय अधिकार का तात्पर्य मूल रूप से अगर यहाँ समझा जाए तो गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकारों को मानवीय अधिकार कहेंगे। कौन से अधिकार? मानवीय अधिकार। अब गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए कौन से अधिकार की आवश्यकता प्राप्त होगी? रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। तो गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए सरकार से। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर, रोजगार आप कह रहे हैं कि मानवीय अधिकार है, तो इनके लिए आप सरकार पर दबाव भी नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं बना सकते। फिर सरकारों पर दबाव क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, सरकारों पर दबाव जो बनाया जाता है वो सरकार उस दबाव को इसलिए झेलती है क्योंकि वो अपने मैनिफेस्टो में वादे करती है। अगले चुनावों में उसे उतरने के लिए मैनिफेस्टो जारी करने पड़ते हैं और बताना पड़ता है कि हमें इतनी वैकेंसी निकालेंगे, इतनी वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है ना। इसके फलस्वरूप जो भी युवा है या जो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वह रोजगार की मांग करते हैं, और सरकार वोटों की खातिर वैकेंसी निकालती है, कभी नहीं निकालती है। लेकिन इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि सर हमें वैकेंसी नहीं मिल रही है, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो इसके लिए कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं होता। यह केवल सरकार के मन के ऊपर है। अगर वो चाहें तो निकाल सकते, नहीं चाहें तो नहीं निकाल सकते। लेकिन इनका वर्णन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में ऐसे अधिकारों का वर्णन है जो केवल सरकार को निर्देशित किए जाते हैं, बाध्यकारी नहीं बनाते, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने 4 प्रकार के अधिकार पढ़े: मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानवीय अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35, संवैधानिक अधिकार भाग 3 से बाहर किसी भी आर्टिकल के अंतर्गत, अर्थात आर्टिकल 300A, आर्टिकल 301, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार का अधिकार। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। कानूनी अधिकार, सूचना का अधिकार, मातृत्व अवकाश का अधिकार, ये सभी कानूनी अधिकार हैं। और मानवीय अधिकार। अब एक प्रश्न मैं आपके सामने छोड़कर जाना चाहूंगा। कुछ अधिकार ऐसे जिन पर क्या बना रहता है? एक कौतूहल का विषय बना रहता है, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए मतदान करने का अधिकार, तो मतदान करने के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो मतदान करने का अधिकार कानूनी है या संवैधानिक है? ये आपके लिए एक प्रश्न है, अगर आप बता पाए तो। वोट डालने का अधिकार, राइट टू वोट। वोट डालने के अधिकार की बात की जाए तो यह अधिकार कैसा है, आप बताएं मुझे। कानूनी है या फिर संवैधानिक? अब मैं आपके सामने एक हिंट देना चाहूंगा कि देखिए, संवैधानिक अर्थात आर्टिकल 326, कौन सा? आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि आर्टिकल 326 प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र का है उसे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा। किसमें? मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार। मतदाता सूची में नाम दर्ज, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर का।
वहीं अगर बात की जाए आपकी कानूनी अधिकार, अगर मैं बात करूं कानून की, तो कानून का एक आरपीए एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आरपीए रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, आरपीए 1951। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, मतदाता सूची में दर्ज है, उसे वोट डालने का अधिकार है, उसे वोट डालने का अधिकार है। जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है उसको वोट डालने का अधिकार है। समझ में आ रहा है? तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि यह कानूनी अधिकार होगा या संवैधानिक अधिकार होगा। संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि आपको वोट डालने का अधिकार है। वहां पे केवल ये लिखा है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वो मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है। लेकिन कानून एक बनाया गया था, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वह वोट डाल सकता है। तो इस तरह से जो वोट डालने का अधिकार है वो कैसा अधिकार हो जाता है? कानूनी अधिकार। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और इस तरीके के प्रश्नों में व्यक्ति फंस जाते हैं, उत्तर गलत करके आते हैं। तो इतनी बारीकियों को हम अच्छे से समझेंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जो मूल अधिकारों की प्रकृति और विशेषता है, देखिए मूल अधिकारों की प्रकृति स्वभावतः कैसी है? नकारात्मक। अब आप कहेंगे सर नकारात्मक कैसे हो सकती है? नकारात्मक का तात्पर्य जहां नहीं आ रहा है। नहीं से तात्पर्य आपको पता होगा अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ मूल, वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो नहीं वर्ड आ रहा है वो कैसी प्रकृति बता रहा है? वो बता रहा है नकारात्मकता को। ठीक है, कि इसके साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मूलतः जो मूल अधिकारों की प्रकृति है वो नहीं है, नकारात्मकता है। हालांकि कुछ अधिकार कैसे भी हैं? सकारात्मक। तो इनकी प्रकृति के बारे में, इनका स्वभाव जाने तो मूलतः कैसे बेटा? मूलतः इनकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। नकारात्मकता का तात्पर्य क्या है कि ये राज्य या सरकार की शक्ति पर क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। राज्य इनका हनन नहीं कर सकता, है ना? ठीक है। और हालांकि मैंने बताया कुछ अधिकार कैसे हैं? सकारात्मक। ठीक है, असीमित नहीं है, मैं बता चुका हूं। अभी बताया था जैसे मानवीय अधिकार जो बताए थे, तो वो असीमित नहीं है, उन पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, तो उन पर कैसे प्रतिबंध लगाए गए? भारतीय संविधान के अंतर्गत युक्त यानी लॉजिकल प्रतिबंध लगाए गए। जहां आवश्यकता है वहां पर प्रतिबंध लगाए गए। तो ये इनके स्वभाव, नेचर को बता रहा है कि ये नकारात्मक है स्वभाव से और ये असीमित नहीं है, यानी कि सीमित प्रकार के अधिकार। इसके अलावा ये कैसे हैं? प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का मतलब इनका मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, इनका अगर उल्लंघन किया जाता है सरकार के द्वारा, तो फिर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां पर अपील करेंगे कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ, हमें ये अधिकार दिलाए जाए। ठीक है, यानी इनफोर्सिएबल है, इनके लिए न्याय दिया जाएगा। ठीक है, कैसे? जस्टिसिएबल भी बोलते हैं, इनफोर्सिएबल भी बोल देते हैं। प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का तात्पर्य क्या है कि इनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके आप अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो उल्लंघन होने पर सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, आर्टिकल 32। अगर आपको हाई कोर्ट जाना तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 326 के अंतर्गत जाएंगे। अब मूल अधिकारों के अगर मैं बात करूं तो अधिकारों में जो दायरा, 326 नहीं, 226। ठीक है, अगर अधिकारों की बात करूं तो अधिकारों के मामले में जो हाई कोर्ट है उनका दायरा बढ़ा है। उनका दायरा क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों और कानूनी अधिकारों की भी क्या करते हैं? सुनवाई करते हैं। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसे केवल मूल अधिकारों की सुनवाई करने का अधिकार। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमें पता होने चाहिए। ठीक, अब इसके अलावा एक प्रश्न और उठता है, कई प्रकार के अधिकार ऐसे हैं जो देखिए बनाए गए जो अधिकार है वो भारतीय व्यक्तियों को ध्यान में रखने के लिए बनाए गए। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति आकर के रह रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर वो रह रहा है तो उसको आप मार दोगे। भाई उसे भी जीवित रहने का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है ना? तो जीवित रहने का अधिकार है ना, इस तरीके के अधिकार विदेशी व्यक्तियों को भी दिए गए हैं। अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी उसका धर्म है उसे उसका प्रचार प्रसार करे, उस धर्म को मानने का अधिकार। तो इस तरीके के कुछ अधिकार किसे दिए गए? विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए, है ना? तो कुछ अधिकार ऐसे हैं
जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जैसे कि जॉब प्राप्त करने का अधिकार है ना, यहाँ पर बस जाने का अधिकार, जॉब प्राप्त करने का अधिकार, आरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, ये सभी अधिकार जो हैं वह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होंगे, है ना। और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल जो दोनों को हैं, भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। अब जैसे केवल नागरिकों में आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 29, 30 ये कैसे हैं, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। और नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए, तो देखो विदेशियों को कानून के समान, कानून के समझ समता, कानून के समझ समता का तात्पर्य क्या है कि अगर विदेशी व्यक्ति है और कोई भारतीय व्यक्ति है, दोनों ने अगर अपराध किया तो दोनों को एक ही जैसी सजा मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 शैक्षणिक रूप से अधिकार, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के जो अधिकार है वो नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है। 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और केवल भारतीयों को 15, 16, 19, 29, 30। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अब हमने पढ़े थे कुल कितने अधिकार थे भारतीय संविधान के अंतर्गत, मूल अधिकारों जो हम पढ़े थे वो कहाँ से कहाँ तक मैंने बताए थे आपको, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये बताए थे। लेकिन जो मूल अधिकार प्रारंभ होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो होते हैं आपके 14 से लेकर के 32 तक, ठीक है। अब इनके बारे में अच्छे से पहले समझ लेंगे, ठीक है। देखिए मूल अधिकार टोटल कितने हैं, टोटल जो मूल अधिकार है वो 6 है, कितने, 6 है। अगर मैं पहली बात करूं तो पहली किसकी है, समानता का अधिकार, इसकी स्लाइड नहीं बना पाई, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 14 to 80, 6 प्रकार के अधिकार हैं। दूसरा अधिकार अगर मैं बात करूं, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 19 to 20, ठीक। फिर हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये अधिकार आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 23 and 24, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखते हैं। फिर मैं बात करूंगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक, यह आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 25 to 28, राइट। एंड नंबर 5 आपको देखने को मिलेगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो ये जो आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 29 and 30, इज दैट क्लियर। एक है कौन सा अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपको देखने को मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, में कई बार रिपीट कर चुका हूं, आर्टिकल 32 यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाने का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आती है सभी के। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, इसके अलावा एक अन्य आर्टिकल भी जोड़ा गया था, ठीक है। 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, कौन सा, आर्टिकल 21A। देखिए अगर जो आर्टिकल कैपिटल लेटर के साथ लिखा जा रहा है तो वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल होता है, स्वतंत्र आर्टिकल होता है,
और अगर मैं ये लिख दूं 21A 21B इस तरीके से लिखूंगा अगर, तो ये क्या है, ये आर्टिकल 21 का ही भाग है। लेकिन अगर कैपिटल आ रहा है तो आर्टिकल 21 से स्वतंत्र है। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष का प्रत्येक बच्चा, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए क्या किया गया है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, शैक्षणिक अधिकार। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर यहाँ आर्टिकल 21A शैक्षणिक अधिकार की बात कर रहा है, आर्टिकल 21A शैक्षणिक अधिकार की बात कर रहा है, वहीं यहाँ पर भी तो आपने बताया सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो ये फिर कैसे हैं? तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। किसकी? अल्पसंख्यकों। और जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21A डाला गया है वह 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक सभी के लिए बात करते हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यक। तो ये अंतर है। तो इनको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक, ये चीजें मुझे लगता है कि आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बताना चाह रहा था, एक एक करके पढ़ेंगे। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि यहाँ आर्टिकल 14 से 32 तक बताया, लेकिन 12 और 13 मैंने नहीं बताया। तो देखिए 12 13 डायरेक्ट रूप से मूल अधिकार नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों से जुड़े हुए हैं। मूल अधिकारों के बारे में कुछ बातें बताते हैं, इसलिए ये मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से खुद में मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सर सबसे पहले अनुच्छेद 12 की, किसकी बात करूं मैं? अगर अनुच्छेद 12 की, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। देखो मूल अधिकारों के अंतर्गत राज्य की परिभाषा अलग तरीके से है। भाग 1 में राज्य की परिभाषा